हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज ब्लूमसर में। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश। हमने कल वाली क्लास में बात करी थी इसके बारे में। पुष्यभूति वंश कौन सा? पुष्यभूति वंश, ठीक है। पुष्यभूति वंश के बारे में हमने पहले बात करी थी, तो आज हम फिर से बात करते हैं, ठीक है। चलिए पुष्यभूति वंश, और पिछली क्लास में मैंने प्रभाकर वर्धन के बारे में बता दिया था कि प्रभाकर वर्धन कौन था, इसके बेटे का क्या नाम था। आज हम बात करेंगे इसके तीसरे शासक राज्यवर्धन के बारे में। राज्यवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन की बात करें तो इसके शासनकाल, इसके समय में, ठीक है, इसके शासनकाल में मालवा के शासक, मालवा मध्य प्रदेश, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या की। ग्रहवर्मन की हत्या की। अब ये ग्रहवर्मन कौन था, इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि ग्रहवर्मन कौन था, इससे क्या मतलब था। देखिए, राज्यवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र यानी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, जबकि एक इनकी बहन थी राज्यवर्धन की जिसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मन के साथ। हुआ क्या, बाद में जब ग्रहवर्मन के साथ इसका विवाह हो जाता है राज्यश्री का, तो उस समय देवगुप्त जो उस समय मालवा का शासक होता है, और इसका एक मित्र होता है बंगाल का शासक जिसका नाम होता है शशांक, गौंड शासक शशांक, दोनों मिलकर के उस समय ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। अब इसी का बदला लेने के राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन अपनी सेना लेकर के इन दोनों के पास जाते हैं। पहले तो समझौता करने के लिए दोनों बुलाते हैं किसको, राज्यवर्धन को। कौन? मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का शासक गौंड, ये दोनों बुलाते हैं। लेकिन बाद में मौका देख करके धोखे से यह भी राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं, ठीक है। जब इनका बदला लेने के लिए, बाद में इन्हीं का बदला लेने के लिए हर्ष जाता है। हर्ष जाकर के बंगाल के शासक को पराजित करता है। चलिए, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया। पहले तो देवगुप्त को पराजित कर देता है ये, ठीक है। राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त को पराजित किया जाता है, ठीक है। इसको पराजित किया जाता है। बाद में शशांक व देवगुप्त ने मिलकर इसकी हत्या कर दी, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपसे, ठीक है। शशांक एवं देवगुप्त द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। बाद में शशांक और देवगुप्त के द्वारा मिलकर के इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो अगला शासक है हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट, महान प्रतापी शासक हर्षवर्धन। वर्धन वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक, इसका नाम है हर्षवर्धन। शासनकाल इसका तो लिखेंगे जरूर, इनका शासनकाल लिखेंगे तो शासनकाल इनका चलता है शासनकाल। शासनकाल 606 AD से
606 AD से 647 AD, 647 AD तक, 647 AD तक इनका शासनकाल चलता है। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली एवं महान शासक था। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली एवं महान शासक था। इसने अपना नाम स्वयं शिलादित्य रखा, एक उपाधि धारण करी थी इसने शिलादित्य, ठीक है। अपना नाम इसने स्वयं शिलादित्य रखा, ठीक है। इसने शिलादित्य की उपाधि धारण करी थी। इसने गौंड बंगाल के गौंड शासक शशांक को पराजित किया। इसने बंगाल के गौंड शासक शशांक को इसने पराजित किया और पराजित कर उसकी हत्या कर दी, ठीक है। याद रखना, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना इसमें। इसने बंगाल का गौंड शासक, मैंने बताया भी था आपसे कि क्यों बंगाल के गौंड शासक को पराजित कर देता है, क्योंकि इसने और उस समय मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर के इसके जीजा, जिसका नाम था ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है इन दोनों के द्वारा मिलकर के। जब ये हत्या कर दी जाती है तो उस समय इसकी जो बहन होती है राज्यश्री, वो मरने के लिए पहाड़ों की तरफ जाती है, विंध्याचल के जंगलों की तरफ निकल जाती है। उसी समय इसको पकड़ करके वापस लाया जाता है। पूछते हैं कि बताइए बहन क्या हुआ, तो वो अपनी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे ये बात हुई थी। तो राज्यवर्धन को बहुत गुस्सा आ जाता है। राज्यवर्धन बड़ा भाई होता है हर्षवर्धन का। जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो उस समय अपनी सेना लेकर के वो किसके पास जाता है, देवगुप्त के पास जाता है। देवगुप्त को पराजित कर देता है, लेकिन बाद में देवगुप्त कहता है मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। उसी समय मौके का फ़ायदा उठा करके देवगुप्त अपने दोस्त बंगाल के शासक शशांक को बुला लेते हैं। जब बुला लेता है तो धोखे से उसकी हत्या कर दी जाती है, राज्यवर्धन की भी। जब राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी जाती है तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन आक्रमण करता है बंगाल के शासक पर, बंगाल के शासक को पराजित कर देता है, याद रखना। तो इसने बंगाल के शासक को पराजित कर मार डाला। ये एक बार बंगाल के शासक को पराजित कर मार देता है वहीं पर ही, ठीक है, छोड़ता नहीं है उसे, ठीक है। चलिए याद रखना। इन्होंने 5 प्रदेशों पर विजय प्राप्त करी। हमें जानकारी भी प्राप्त होती है कि इसने यानी राज्यवर्धन ने 5 प्रदेशों पर विजय प्राप्त करी। 5 प्रदेशों पर विजय प्राप्त करी। अब ये पांच प्रदेश कौन थे, देखिए। नंबर फर्स्ट, इसने पंजाब को भी जीता, पंजाब को भी जीता था, याद रखना, पंजाब को जीता। दूसरा, इन्होंने कन्नौज को भी अपने अधिकार में ले लिया, मालवा, ठीक है, याद रखना, कन्नौज। तीसरा, इन्होंने बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया क्योंकि बंगाल के शासक शशांक को इन्होंने पराजित किया। चौथा मिथिला, ठीक है, मिथिला। और 5वां था ओडिशा। इन्होंने इन राज्यों पर विजय प्राप्त करी और इन पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसलिए इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में माना जाता है। किसको? बंगाल के शासक, पुष्यभूति वंश के प्रमुख राजा, जिसका नाम है
हर्षवर्धन। और प्राचीन काल इन्हीं के शासनकाल पे समाप्त हो जाता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है 647 AD में। 647 AD के बाद पूरा उस समय का पुष्यभूति वंश समाप्त हो जाता है। आगे बात करें तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह आता है कि इन्होंने बंगाल के शासक के साथ युद्ध किया, उसको पराजित कर मार डाला, लेकिन इन्होंने दक्षिण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने की सोची। जब दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार करने की इन्होंने प्रयास किया तो इन्होंने गोदावरी नदी को पार किया, और गोदावरी नदी को पार करने का जैसे पार किया तो इन्होंने वहाँ जा कर के इनसे इनकी मुलाकात एक शासक से हुई थी जो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था। इनका नाम था पुलकेशिन। तो ये वातापी वंश, वातापी नरेश, ठीक है। तो दक्षिण भारत में वातापी नरेश, ठीक है, जिसका नाम था तो वातापी शासक पुलकेशिन। पुलकेशिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था तो उस समय पुलकेशिन ने हर्ष को गोदावरी नदी के तट पर हराया। हर्ष को गोदावरी नदी के तट पर पराजित किया। और वापस छोड़ दिया था कि जाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पराजित किया। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यानी ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जानकारी हमें मिलती है कहाँ से सर? तो ये जानकारी मिलती है हमें ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है इसकी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया आपके। तो ऐहोल अभिलेख से ये जानकारी मिलती है हमें, ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि हर्ष को वातापी नरेश पुलकेशिन ने पराजित किया और गोदावरी नदी के बाद के साम्राज्य विस्तार को इसने रोक दिया। उत्तर भारत के ही राज्यों को इसने जीता था, जिसमें से मैंने अभी 5 राज्यों के बारे में आपको बात करी थी। 5 राज्य कौन कौन से मैंने बताया था? पंजाब है, ओडिशा है, मिथिला है, कन्नौज है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके बंगाल है। तो ये 5 राज्य थे जिन्होंने उसने जीता और जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चलिए, हर्ष के कुछ प्रमुख ग्रंथ भी थे जिन्होंने इसके बारे में जानकारी मिलती है। हर्ष के कुछ ग्रंथ, कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं? हर्ष के प्रमुख ग्रंथ देखिए, हर्ष के प्रमुख ग्रंथ, हर्ष के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। देखिए कौन कौन से ग्रंथ हैं, देखिए हर्ष के कुछ प्रमुख ग्रंथों की हमें जानकारी मिलती है। जैसे एक ग्रंथ है इसका प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। इसमें वत्सराज उद्यान की कथा का उल्लेख मिलता है। किसका? वत्सराज उद्यान की कथा का वर्णन मिलता है। तो प्रियदर्शी नामक पुस्तक में वत्सराज उद्यान की कथा का हमें उल्लेख मिलता है। दूसरी है रत्नावली, इंपॉर्टेंट है रत्नावली, ये पूछा जाता है रत्नावली किसने लिखी थी? रत्नावली को किसने लिखा था? इसमें भी उद्यन एवं उसकी पत्नी उद्यन व वासवदता ताकि कथा का उल्लेख मिलता है, कथा की जानकारी मिलती है। अगली जो पुस्तक है, ठीक है, तीसरी पुस्तक, इसका नाम है नागानंद पुस्तक है। और इस नागानंद पुस्तक से नागानंद जो पुस्तक है, नागानंद पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है
यह एक बौद्ध धर्म की रचना है और बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, ठीक है, याद रखना। और ये भी हर्ष ने लिखी थी। तो बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना, बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना, ये एक बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। और इसको नागानंद नामक पुस्तक को, ग्रंथ को लिखा था स्वयं हर्ष ने, याद रखना। चलिए, इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण यात्री भारत आए, बहुत इम्पोर्टेंट है, उस यात्री का उल्लेख हमें बार बार मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इस यात्री का नाम था ह्वेंसांग। फाहियान पहले आ चुका है। अब इसके दरबार में एक विदेशी यात्री भारत आया कौन सा था ना, ह्वेंसांग। तो ह्वेंसांग की भारत यात्रा, चलिए, ह्वेंसांग की भारत यात्रा, ह्वेंसांग की भारत यात्रा किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेंसांग की भारत यात्रा। अब इसकी भारत यात्रा का उल्लेख कैसे कैसे मिलता है, कैसे कैसे भारत आया। चलिए, कब आया, सन की बात करें तो सन, ये पूछा जाता है कब आया, सन 629 AD भारत आगमन, भारत आगमन 629 AD में भारत आया। कहाँ से था ये निवासी, चीन का, यह चीन का निवासी था। किस लिए अब भारत आया, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। किसका, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत आया। इसने एक पुस्तक लिखी, इसकी पुस्तक का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पुस्तक। ह्वेंसांग ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था सी इसे भारत वृतांत, भारत यात्रा वृतांत के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम इसके क्या नाम थे, अन्य इसके ह्वेंसांग के अन्य नाम देखिए, ह्वेंसांग को अन्य नाम से भी जाना गया। जैसे इसका एक नाम था युआन चवांग, पहला नाम था युवांग चवांग, युवांग चवांग, ये इसका नाम था। दूसरा नाम था इसका स्वानचांग, स्वानचांग, ठीक है। ये इसका नाम था हुआंगसांग स्वानचांग, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो यात्रियों का इसे राजकुमार भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। यात्रियों का इसे राजकुमार भी कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। एवं शाक्य मुनि भी कहते हैं, एवं शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, शाक्य मुनि। इसे यात्रियों का राजकुमार एवं शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार एवं शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है ह्वेंसांग। जब यह भारत आया, ठीक है, जब यह भारत आया उस समय नालंदा के आचार्य शीलभद्र थे।
नालंदा के आचार्य कौन थे? शीलभद्र। ठीक है, याद रखना। इसके अनुसार कन्नौज में धर्म सभा हुई, और एक प्रयाग में ठीक है, और प्रयाग में महामोक्ष परिषद, मोक्ष परिषद का गठन किया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना इसमें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हर्ष के समकालीन कुछ प्रमुख राजा कौन कौन थे। हर्ष के समकालीन राजा, हर्ष के समकालीन कुछ राजा थे, जैसे एक का नाम था भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा ये कहाँ का शासक था? ये असम यानी कामरूप, यह कामरूप का शासक था। यह कामरूप का शासक था, और ये किस वंश से था? ये वर्मन वंश से संबंधित, वर्मन वंश से जुड़ा हुआ। ठीक है, पहला शासक। दूसरा पुलकेशिन, द्वितीय नाम है इसका, ये मैंने बताया था, चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश का शासक, ठीक है, चालुक्य वंश का शासक था। इसकी राजधानी कर्नाटक के बीजापुर में थी। राजधानी बीजापुर, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। आज भी कर्नाटक में ही बीजापुर का गोलकुंडा आपने पढ़ा होगा, बीजापुर गोलकुंडा। ठीक है, चलिए एक शासक और था इसके समय में, कन्नौज का बंगाल का शासक शशांक बंगाल का शासक था। ठीक है, और इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। राजधानी क्या थी? कर्ण सुवर्ण, बंगाल के शासक की। चौथा शासक था इसी के समय में ध्रुवसेन। क्या नाम था इसका? ध्रुवसेन शासक था। ये कहाँ का शासक था? वल्लभी, गुजरात का शासक। यह वल्लभी गुजरात का शासक था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्ष के साथ इसने युद्ध किया, लेकिन पराजय हुई। किसकी पराजय? ध्रुवसेन की। बाद में हर्ष का ये दामाद बन चुका था, याद रखना। बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया। बाद में हर्ष ने अपने पुत्री का विवाह इसके साथ किया। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, और हर्षवर्धन के शासनकाल में जो जो भारत आए उनके बारे में।
इसके शासनकाल में कहाँ धर्मसभा हुई थी? उज्जैन में, और एक आपके प्रयागराज में भी एक हुई थी, वाराणसी प्रयागराज, अलग अलग दोनों आज है, पहले एक जगह जुड़े हुए थे दोनों के दोनों क्षेत्र। तो इसके शासनकाल में इस प्रकार यहाँ पर धर्मसभाएँ आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत। और क्लास करना ना भूलें, क्लास को देखते रहें, नहीं देखोगे नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं है।